ये तीसरी क्लास है मेरे ख्याल से, तीसरी चौथी, तीसरी क्लास है। इसके बाद एक लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, न्यूमेरिकल समेत खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते का चैप्टर था, अगले हफ्ते नया चैप्टर चालू होगा एटम, वो उस वक्त में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचेंगे अपने पास 2 चैप्टर, फिर कराऊंगा मैं न्यूक्लियर छोड़ करके सीधा एटम, सॉरी सेमीकंडक्टर, वो भी एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। बचेगा आपका एक चैप्टर। हाँ, वो एक चैप्टर जो है वो मैं कराऊंगा लास्ट में, ठीक है, फरवरी में। हाँ, क्योंकि उसके बाद सब बैच रिवीजन के बना दूंगा मैं, हर बैच रिवीजन डाउट। ठीक है, अबे इसलिए क्योंकि वो चैप्टर भूल जाता है, वो चैप्टर ऐसा है कि वो आप भूल जाओगे, कितने पढ़ लोगे भूल जाओगे। ठीक है, और अगर आप बोलोगे तो मैं पहले करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भैया मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं भैया लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये वही लॉज हैं जो आपने अब तक पढ़ लिया, उन्हीं को लॉ बना के रख दिया गया। आपको पता है इंटेंसिटी बढ़ने पर करंट बढ़ जाता है, कब? जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन निकल कब पाता है? जब थ्रेशोल्ड से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर पड़े। जब थ्रेशोल्ड से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है और अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटो करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। याद है ना, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी, जो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो भैया कैथोड से एनोड में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जो माइक्रो मीटर लगा हुआ है आपका, वो क्या करेगा, ज्यादा करंट शो करेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पहली लॉ जो है यही है कि भैया फोटो करंट जो होता है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से। ठीक है भैया, दूसरा अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, कैथोड से एनोड पर कोई जाएगा ही नहीं, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अगला कह रहे हैं भैया जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो निकले हैं, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी ज्यादा है। अगर थ्रेशोल्ड के बाद आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। अगला कह रहा है जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस बीच में बिल्कुल ना के बराबर टाइम लगता है। ठीक है भैया, और अगर टाइम आप देखोगे भी तो टाइम करीबन नहीं तो 1 नैनो सेकंड के आसपास आएगा, बोले तो 10 की पावर -9 सेकंड, बोले तो 1 सेकंड का 100 करोड़वां पार्ट, बहुत छोटा टाइम है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है, चाहे उसके पास कितनी ही क्यों ना एनर्जी हो। कम एनर्जी होगी तो निकलने वाले फोटोन की काइनेटिक क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन की कम होगी काइनेटिक। और अगर फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक क्या होगी, ज्यादा होगी। बस ये ध्यान रखना कि नंबर एक फोटोन एक ही निकालेगा इलेक्ट्रॉन, समझ गए। आगे बढ़ते हैं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये लॉज है, खत्म हो गया। फिर आता है क्लासिकल वेव थ्योरी, फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। वेव थ्योरी पीछे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि दो बातें ध्यान में रखना जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो ध्यान रहेगी तो आपको ये 3 फेलियर है, 3 ड्रॉबैक्स है, वो आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। पहला तो है कि वेव थ्योरी कहती है कि लाइट जो चलती है ना वो ऐसे ऐसे चलती है, वो क्या होता है, वेव फ्रंट। क्या कहलाता है, वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट के पास जो एनर्जी होती है वो सब क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, और ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वेव थ्योरी कहती है कि लाइट किसकी फॉर्म में चलती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है। वेव फ्रंट के ऊपर जितने ही पॉइंट्स होते हैं सबके पास एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। सबका फेज भी क्या होता है, इक्वल होता है। याद है, चलो। अब दूसरी बात यह है कि भैया लाइट में वेव थ्योरी कहती है कि इस वेव का और इस वेव में, दोनों में ज्यादा एनर्जेटिक कौन होगा। तो वेव थ्योरी कहती है कि जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, पहली वाली वेव का या दूसरी वाली वेव का, दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इंटेंसिटी क्या होती है, के टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। याद है, याद है, इंटेंसिटी जो होती है वो के टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। इसमें से किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, सेकंड वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, तो इसका इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, एनर्जी भी क्या होगी। समझ गए भैया, ये 2 चीज ध्यान रखना कि भैया वेव ऑप्टिक्स कहती है कि भैया जो आगे वेव बढ़ती है आपकी वो किस फॉर्म में बढ़ती है, वेव फ्रंट के, और वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और वो एनर्जी इक्वल होती है। दूसरा,
वेव ऑप्टिक्स कहती है कि जो वेव ज्यादा हाइट तक जाती है, मतलब जिसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा ब्राइट लाइट होती है। दूसरा, उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है भैया, जिसकी एम्पलीट्यूड कम होता है उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। कहते हैं भैया वेव थ्योरी के हिसाब से जब वेव फ्रंट लाइट का, जो आपकी लाइट होती है वो किस फॉर्म में चलती है वेव थ्योरी के हिसाब से, वेव फ्रंट की, और वो किसको स्ट्राइक करती है, मेटल की सरफेस को स्ट्राइक करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे होते हैं, वो उस वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, उसको लगातार क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, कह रहे हैं अगर ग्रेटर द इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी अगर लाइट की ज्यादा है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, तो इंसिडेंट रेडिएशन की क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको बता दूं एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो लाइट की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा एनर्जी वाली लाइट जो इलेक्ट्रॉन्स पे गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है भैया, ये वेव के हिसाब से हो रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, वेव थ्योरी कहती है कि लाइट किसकी फॉर्म में आती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में आती है। जब वो वेव फ्रंट किस पे गिरता है, मेटल की सरफेस पे गिरता है, तो वहां पे जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो उस वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स होते हैं उनसे एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर लाइट जो गिर रही है उसकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो एनर्जी ज्यादा होगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन हम जानते हैं भैया कि ऑब्जर्वेशन तो कुछ और कह रही है कि भैया इंटेंसिटी का कोई मतलब ही नहीं है। इंटेंसिटी का कोई, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। यानी ऑब्जर्वेशन से इंटेंसिटी वाला फंडा क्या हो गया, गलत हो गया। ये वेव के हिसाब से था। और ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि लाइट की जो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी जो काइनेटिक है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट की इंटेंसिटी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे। तो आगे पढ़ देते हैं इसे। कह रहा भैया तो उनकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी यहां पे यूज किया गया, आप एनर्जी यूज कर सकते हो। एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ज्यादा होगी। हैंस हाइयर द इंटेंसिटी शुड बी लिबरेट द फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो लाइट के गिरने पर निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोटो विल ग्रेटर काइनेटिक, बट दिस कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेरिमेंटल। ये जो है एक्सपेरिमेंट में तो ये हुआ ही नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ भैया, दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, डिपेंड्स अपॉन द इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। समझ गए भैया, पहली ड्रॉबैक थी। दूसरी ड्रॉबैक पे आते हैं। कहते हैं वेव थ्योरी क्या कहती है, वेव थ्योरी कहती है भैया फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर लाइट के पास सफिशिएंट इंटेंसिटी है तो वह इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, और निकलेगा जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक होगी। यानी यहाँ पे कितनी भी फ्रीक्वेंसी, ऐसा तो नहीं होता, हम जानते फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड। यानी वेव थ्योरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पता ही नहीं थी। समझ गया, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन निकलना है, कहां पे निकलना है, थ्रेशोल्ड के बाद ही निकलना है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं है। यानी ये भी क्या होगी, इसकी ड्रॉबैक होगी। चलो पढ़ देते हैं इसे। कह रहे भैया कह रहे कितनी भी फ्रीक्वेंसी हो इंसिडेंट रेडिएशन की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या होनी चाहिए उसके पास, सफिशिएंट इंटेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। ठीक है भैया, कहां से, मेटल की सरफेस से। लेकिन हम जानते हैं भैया वेव थ्योरी तो यहाँ पे फेल हो गई, क्योंकि हम जानते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद कोई चीज, कोई इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलता। दूसरा क्या कह रहा लाइट की एनर्जी जो होती है वो स्मूथली एंड इवनली, मतलब हर जगह पर एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि किसमें, जो वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है भैया, ईच इलेक्ट्रॉन इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब कि भैया वेव फ्रंट के हर पॉइंट पास एनर्जी है। जब वेव फ्रंट सरफेस पे गिरेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस वेव फ्रंट से एनर्जी को क्या करेंगे, खींचेंगे। क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है भैया, और जैसे ही उनकी एनर्जी क्या होगी, अब देखो भैया वेव फ्रंट गिरा, इलेक्ट्रॉन ने उस वेव फ्रंट के पॉइंट से एनर्जी खींची, इसमें टाइम लग रहा है ना, टाइम कुछ तो लगा होगा, कुछ लगा होगा, यानी ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन हमने देखा भैया फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर कोई टाइम लैग है ही नहीं। इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, तो ये भी क्या है, ड्रॉबैक्स है। तो ये दोनों तीनों ड्रॉबैक्स आपको लिखनी है और याद करनी है, ये लिखने के लिए आती है एग्जाम में। आगे बढ़ते भैया, चलो अब ये ग्राफ देखिए, ग्राफ बहुत ज्यादा ही खतरनाक ग्राफ है। ये है आपका फोटो करंट, ये है आपका एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये है एनोड का आपका नेगेटिव पोटेंशियल। इसको आपको याद है रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं।
रिटार्डिंग पोटेंशियल, और इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, और ये वाला पोटेंशियल कैथोड से एनोड की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या करता है, घटा देता है। ठीक है, और कई बार रोक देता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहां पर एक ग्राफ बने हुए थे, डी का ग्राफ यहां तक गया है लेकिन यहां पे आके खत्म हो गया, सी का ग्राफ यहां तक गया है यहां पे आके खत्म हो गया, बी का ग्राफ भी इसी सी से स्टार्ट हुआ है और यहां पे आके खत्म हो गया है, ए का ग्राफ सबसे नीचे स्टार्ट हुआ और ये यहां पे आके खत्म हो रहा है। कह रहा है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, तो भैया सबसे ज्यादा इंटेंसिटी उसी की होगी जिस केस में फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। फोटो करंट यानी किसके केस में सबसे ज्यादा होगा, डी के केस में, यानी इंटेंसिटी इस केस में क्या है, सबसे ज्यादा है। बी और सी के केस में फोटो करंट की वैल्यू क्या है, सैचुरेशन सेम है, इसका मतलब दोनों केस में भी क्या इंटेंसिटी सेम है। बी और सी वाले केस में इंटेंसिटी क्या है, सेम है। और ए वाले केस में फोटो करंट की वैल्यू सबसे कम है, यानी इस केस में इंटेंसिटी सबसे कम है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी डी की, सी और बी की बराबर होगी, ए की क्या होगी, सबसे कम होगी। लेकिन अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसका मतलब काइनेटिक ज्यादा, काइनेटिक ज्यादा तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके केस में अप्लाई करना पड़ा, ए के, यानी ए की फ्रीक्वेंसी क्या थी, सबसे ज्यादा थी। फिर उसके बाद सी को रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा, है ना, तो इसका मतलब सी की फ्रीक्वेंसी दूसरे नंबर की है। उसके बाद फिर बी की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी भी है, डी की, क्योंकि सबसे कम एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं इसको रोकने में, समझ गए। तो एक आप ध्यान रखना। आते भैया आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको पता है फोटोन गिरता है, फोटोन की एनर्जी अगर इतनी होती है कि वो भैया इलेक्ट्रॉन को निकाल दे चला दे, तो ही ये वैलिड है इक्वेशन। अब देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी थ्योरी पर बेस्ड है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। इस थ्योरी के हिसाब से लाइट जो होती है वो डिफरेंट छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स जो होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। क्या होती है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की। कह रहा है हर फोटोन जो होता है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, संपर्क में आता है। ठीक है, और वो जो एनर्जी एच न्यू है किसकी, इंसिडेंट फोटोन की, वो दो तरीके से यूज होती है। पहला पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इस्तेमाल करता है। पहला पार्ट जो एनर्जी गिरी है उसका पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इस्तेमाल करता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन चलने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यहां पर एक एक्स्ट्रा बात भी मैंने नीचे लिखवा रखी है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बात है। देखिए कह रहे भैया कि मान लीजिए आपके पास कुछ फोटॉन्स है, तो उसमें मात्र 1% ही फोटॉन्स होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाले भी और चलाए भी। तो ये तो एक्स्ट्रा बात होगी। तो भैया ये मेटल की सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एनर्जी आई कितनी, एच न्यू। क्या आई, इसमें से एक पार्ट तो खत्म होगा क्या, निकलने में, दूसरा पार्ट कहाँ पे खत्म होगा, चलने में। यानी ये जो एनर्जी है एच न्यू वो किसके बराबर होगी, फाई नॉट प्लस के। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो एनर्जी गिरी है वो दो तरीके से यूज हुई है, एक तो निकलने में और दूसरी क्या है, निकलने में कितनी यूज हुई, फाई नॉट, चलने में कितनी यूज हुई, समझ गया। अब एक चीज देखिए, फाई नॉट क्या है, एच यानी एच न्यू है, ठीक है। फाई नॉट होता है आपका एच न्यू नॉट, और काइनेटिक क्या होता है, तो अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, ईवी। क्या होता है, अगर ये मैक्सिमम काइनेटिक है तो ये क्या होगा, ईवी नॉट हो जाएगा। क्या होगा, याद है मैंने कहा था कि भैया जब काइनेटिक मैक्सिमम होती है तो उसको रोकने के लिए आपको मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, नेगेटिव, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, वी नॉट। तो काइनेटिक बराबर में ईवी हो जाता है, अगर मैक्सिमम काइनेटिक बराबर में ईवी हो जाता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन आपका रुक जाता है और दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आप जब भी मैक्सिमम काइनेटिक की बात करोगे तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करते हो, ईवी नॉट, क्या यूज करते हो। खैर अभी खैर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमें पता है गिरने वाली एनर्जी का एक पार्ट क्या हुआ, निकलने में खर्च हुआ, दूसरा पार्ट चलने में खर्च हुआ। तो चलने वाला पार्ट कितना होगा, चलने वाला पार्ट कितना होगा, हेलो,
सर ठीक है। हाँ जी, 1 मिनट दो। देखिए भैया, तो हमने काइनेटिक की वैल्यू निकाली, तो काइनेटिक क्या होगा भैया, एच न्यू माइनस फाई नॉट। एच न्यू, फाई नॉट की वैल्यू क्या है, एच न्यू नॉट। एच कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो आपकी काइनेटिक ही आ गई। ये वाली इक्वेशन ऐसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका यूज अभी हम करने वाले हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को हम और फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक क्या होता है, ई वी नॉट के बराबर होता है अगर मैक्सिमम का है ना, तो एच न्यू माइनस न्यू। ऐसा देखिए, सुन लीजिए, अगर ये वी पोटेंशियल है, ध्यान दीजिए, आपको दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये वी पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया, तो इसके पास जो एनर्जी रहेगी वो क्या होगी, चार्ज कितना है, ई, पोटेंशियल कितना है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, ई वी होगी। और ये एनर्जी इसको क्या प्रोवाइड करेगी, काइनेटिक क्या होगी, तो काइनेटिक के जहां पे आप ई वी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करोगे या मैक्सिमम काइनेटिक की बात करोगे, तो आप यहाँ पे जैसे ही मैक्सिमम लिखोगे तो क्या होगा, ये ई वी नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तब समझ गया नहीं समझ गया, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं काइनेटिक। यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन से कुछ पॉइंट्स रिवील हो रहे हैं, उसको ध्यान रखना आपको। पहला पॉइंट क्या क्या कह रहे हैं, ये जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है भैया, पहला क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। आपको पता है भैया, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते के साथ ही जब कैथोड पे गिरेंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो फोटो करंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। यहाँ पे ध्यान रखना, इंक्रीज द इंटेंसिटी मींस द इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है भैया, मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम में ज्यादा गिरेंगे। ठीक है, ईच फोटॉन्स इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो दैट द इजेक्टेड फोटॉन्स का नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है भैया, एक्सप्लेन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक्सप्लेन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब अगर मैं बोल दूं कि भैया कितनी भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, थ्रेशोल्ड का नाम ना लूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भैया कितने भी मतलब ये अगर ये इसकी वैल्यू 10 है, तो एक एक पे भी निकल जाएगा ये। मैं कह दूं कितनी फ्रीक्वेंसी पे भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको मैंने कांस्टेंट ले लिया। किसी मेटल के लिए न्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इसको मैंने क्या ले लिया 10। तो ये कितनी भी फ्रीक्वेंसी में बोल दो, कितनी फ्रीक्वेंसी में भी निकल रहा, तो मैं इसको एक भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, तो 1 - 10 क्या होगा, -9। -9 का मतलब क्या होगा, काइनेटिक क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई मीनिंग ही नहीं होता, मीनिंगफुल ही नहीं है। पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि इस वाली फ्रीक्वेंसी से वाली फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। समझ गया, तो यहां से हमें पता होना चाहिए कि भैया जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। दिस इज नो फिजिकल मीनिंग, न्यू शुड बी ग्रेटर देन। अगला कह रहा है भैया एक्सप्लेनिंग द काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है भैया काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक क्या थी आपकी, एच न्यू माइनस न्यू। तो आप देख रहे हो काइनेटिक क्या है, न्यू के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि तो कांस्टेंट है ना। अगर ये बढ़ेगा तो ये ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा तो पूरा ज्यादा आएगा, तो ये भी क्या होगी, यानी इसके ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, ये यानी न्यू ज्यादा तो काइनेटिक ज्यादा। वही लिखा हुआ है, इफ न्यू ग्रेटर देन द न्यू नॉट देन द काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव व्हिच इज डायरेक्टली इक्वल टू न्यू। दूसरा कह रहा है, लास्ट कह रहा है, चौथा पॉइंट जो रिवील होके आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है भैया द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन। देखिए जो एक्चुअल में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ऐसा कोलिजन जिसमें टकराने वाली बॉडी अपनी पूरी एनर्जी दूसरी टकराने वाली बॉडी को क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है, उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो जो फोटोन टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन से और निकाल रहा है, तो इसमें ध्यान रखना ये कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। इसमें फोटोन अपनी पूरी एनर्जी किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को। समझ गए, और उस एनर्जी का इस्तेमाल को इलेक्ट्रॉन दो तरीके से करता है, एक तो निकलने में, दूसरा चलने में। तो इसलिए ध्यान रखना कि ऐसा करने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एनर्जी गिरती है, फोटोन गिरता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता।
ठीक है भैया। अब आते भैया प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं भैया, फोटॉन्स कहते हैं। हर फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हर फोटोन के पास क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं फोटोन की बात करूं तो फोटोन किसकी स्पीड से चलते हैं, लाइट की स्पीड से। तो भैया फोटोन की एनर्जी तो एक तो ये होती है, और दूसरा जो लाइट की स्पीड से चलता है उसकी एनर्जी ये भी होती है, mc²। ठीक है, तो एच न्यू और एम सी इंटू में क्या कर दिया, सी। एम सी क्या हो गया, मास इंटू में सी क्या है, वेलोसिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम हो गया। तो भैया मोमेंटम क्या होगा, एच न्यू अपॉन में सी। अच्छा, न्यू अपॉन में सी क्या होता है, 1/में लैम्डा। देखिए सी अपॉन में न्यू जो होता है, सी अपॉन में न्यू जो होता है वो लैम्डा होता है। न्यू अपॉन में सी क्या होगा, 1/में लैम्डा। तो ये वेवलेंथ होगी किसकी, और ये मोमेंटम किसका हो गया भैया, फोटोन का मोमेंटम। फोटोन का मोमेंटम होता है क्या, एच अपॉन में, सॉरी, एच अपॉन में लैम्डा, या एच न्यू अपॉन में सी। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा क्या है भैया, फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड के क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि लाइट भी है फोटोन से मिलकर बनी है। तो फोटोन की स्पीड और लाइट की स्पीड दोनों क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। दूसरा, फोटोन का जो नंबर होता है वो लाइट की इंटेंसिटी से पता लगता है। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी से पता लगती है। ठीक है, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, भैया देखिए रेस्ट में कभी फोटोन आपको नहीं मिलेगा, रुका हुआ फोटोन आपको नहीं मिल सकता। हमेशा क्या मिलेगा, लाइट की स्पीड से चलता हुआ फोटोन मिलेगा। तो मतलब रेस्ट में फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसका मास क्या है, रेस्ट, 0। दूसरा, फोटोन ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दोगे फिर भी ऐसे निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दोगे फिर भी क्या होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। मतलब इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब एक तरह से क्या है, न्यूट्रल है। क्या है ये, तो फोटोन कैसा पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल है। ठीक है, अब आते भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, जिसके पास मैथ्स होगी उसको ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिसके पास नहीं होगी मैथ्स तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा रट लेगा वो। ठीक है, अच्छा आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो होती है y इक्वल्स टू में mx प्लस सी। याद है ना सबको। अच्छा y क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जितिन, हाँ बोल बेटा। देखिए भैया, तो ये सबको पता होगा कि y जो होता है इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। है तो वेरिएबल लेकिन ये किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, m क्या है, स्लोप। सब जानते हो स्लोप क्या होता है। x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये जो y है ना वो x पे डिपेंड कर रहा है, x y पे डिपेंड नहीं कर रहा। x भी बदल रहा है, y बदल रहा है, लेकिन x पे y डिपेंड कर रहा है। ठीक, c क्या है, y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या हो। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू जो होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये y क्या है, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू, ये इक्वेशन है। अच्छा, इसका ग्राफ जो बनता था अगर आपको याद होगा तो ग्राफ इस तरीके से बनता था मैथ्स में। जिसके पास मैथ्स नहीं हो ध्यान रखना, कॉपी के पीछे बना लेना और उसको अलग से भी कर लेना। ठीक है, वो बेटर रहेगा उसके लिए। ये x होता था, ये y होता था, ये ग्राफ ऐसे आता था। इस पॉइंट को हम कहते थे, ये ग्राफ ऐसे आता था कि तू अभी यहां से चप्पल मारूंगा लाइट की स्पीड से आएगा तेरा मुंह तोड़ देगा। ठीक है, ये जो होता था इसे कहते थे y इंटरसेप्ट। इस पॉइंट को हम क्या कहते थे, y इंटरसेप्ट। इसकी वैल्यू होती थी c। अब c का मतलब हुआ कि ये भैया y की वैल्यू है, लेकिन कब है, जब x की वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा, ये जो लाइन है ये इसका स्लोप है, तो इसकी स्लोप क्या होता है, m। ठीक है, अच्छा समझ गया, ये x है ये y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब चलो मैं ये क्यों बता रहा हूँ भैया, हमने जो इक्वेशन निकाली है ना वो भी इसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करनी है और इस तरह से ग्राफ भी बनाना है। अब देखते हैं भैया, हम जानते हैं भैया, अब ये आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी थी हमने कि गिरने वाली एनर्जी क्या होती है, दो पार्ट में यूज होती है। एक क्या करते हैं, वर्क फंक्शन फाई नॉट की फॉर्म में निकलने में, दूसरा चलने में। चलने में मैंने मान लिया मैक्सिमम है, क्या है,
तो एच न्यू फाई नॉट इसे कर दीजिए और प्लस क्या हो गया, ई वी नॉट हो जाएगा ना। इसको इधर ही ध्यान दीजिए, इसको इधर ले आइए तो क्या होगा, ई वी नॉट इक्वल्स में क्या हुआ, एच न्यू माइनस फाई नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो भैया न्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, हाँ वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, एच ई न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन में ई। देखिए इस ई को इधर ले गया तो इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, और ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, क्या है ये। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करूं, तो y की जगह पर क्या आना है, y यहां पर है तो क्या होगा, यहां पर v नॉट। v यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, बढ़ती भी है, हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और यहां पर देखियो x है, x के यहां पर क्या है, न्यू, न्यू, हाँ जी, हाँ इसकी है, अरे मैं कही ढंग से खड़ी कर लिया कर, अरे वो मैंने ठीक है, चलो समझ गया। एक्स इक्वल्स टू में यहां पर क्या है, न्यू है, ठीक है। अगला जो स्लोप है वो क्या, एच अपॉन में, और आपको पता है एच क्या है, कांस्टेंट है, ई भी क्या है, तो यानी स्लोप क्या है, यहां पर कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया। और अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर सी जो है उसकी जगह पर यहां पर क्या है, सी यानी वाई इंटरसेप्ट यहां पे क्या है भैया, माइनस फाई नॉट अपॉन में ई है, ठीक है। चलो ये सारी वैल्यूज को ग्राफ बना, जैसे इसका ग्राफ ऐसे था ना, बिल्कुल सेम इसका ग्राफ भी ऐसे होगा, बस वैल्यूज को ध्यान रखना, यस होगा। इधर क्या आएगा, वाई की यहां पर वी नॉट, क्या आएगा, एक्स की यहां पर क्या आएगा, न्यू। और भैया ये एम स्लोप क्या होगा, जो लाइन खींचूंगा उसका स्लोप क्या होगा, एच अपॉन में ई, और एच अपॉन में ई क्या है, कांस्टेंट है, तो स्लोप भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और सी क्या होगा, यानी वाई इंटरसेप्ट पाई नॉट के बराबर, खींचो इसको, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई नॉट अपॉन में ई, ठीक है भैया, वाई इंटरसेप्ट। दूसरा ये स्लोप है, स्लोप क्या होगा इसका, एच अपॉन में ई। और आपको बता दूंगी, अच्छा ये क्या बता रहा है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या है, कैसे पता, क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कोऑर्डिनेट में, लेकिन ये तो नेक्स्ट यार, इस पॉइंट का मतलब बताओ, इस पॉइंट का मतलब, ये है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहां पर देखो, इस लाइन पे ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट बना दूं तो एक्स की वैल्यू वाई पे क्या होती है, जीरो। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, और कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये पॉइंट है कहां पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, कह दो ये कहां पर है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, लेकिन आपको पता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी यहां पर, जीरो, क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के पॉइंट पर। इसका मतलब ये जो आपका वाई इंटरसेप्ट है वो ये बता रहा है कि जीरो फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। अब मैंने देखो एक बात बताई थी आपको, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था भैया कि जीरो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ही नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल कब की आवश्यकता पड़ेगी, जब थ्रेशोल्ड के बाद इलेक्ट्रॉन निकले और वो चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी जीरो, तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं, तो चलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं भैया, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली है, कि बता रहा है कि भैया अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो, देखो जैसे आपको पता फ्रीक्वेंसी कम कर दी आपने, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक क्या होगी, तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और कम कर दी, और कम होगा, और कम कर दी, और कम होगा, और कम कर दी, मतलब ये तो इनफाइनाइट तक चल सकता है ना। तो यही बता रहा है अगर आपने फ्रीक्वेंसी जीरो भी कर दी तो प्रैक्टिकली एक स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। और वो कहां से पता लगेगा, माइनस फाइव नॉट अपॉन में ई करके आएगा, माइनस फाइव नॉट अपॉन में ई करके आएगा। अच्छा देखिए ये क्या है, लाइन का स्लोप है, वो हमेशा क्या रहेगा, एच अपॉन में ई रहेगा। मतलब समझे इसका मतलब है कि अगर मैं दूसरा भी ग्राफ बनाऊं तो उसका स्लोप भी क्या रहेगा, एच अपॉन में ई रहेगा। अगला भी बताऊं तो उसका भी स्लोप क्या रहेगा, एच अपॉन, यानी ए मटेरियल, बी मटेरियल, सी मटेरियल, किसका भी बना दूं तो हमेशा लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, क्योंकि सबका स्लोप क्या होगा, एच अपॉन में ई ही रहेगा। y की वैल्यू क्या होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, x की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, स्लोप क्या होगा, h अपॉन में। और वो हर मटेरियल के लिए, चाहे कोई सा भी मटेरियल लो, चाहे कोई भी फोटोसेंसिटिव प्लेट ले लो, बदलते रहो, उनका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
चेंज होगी लेकिन उनका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, नहीं वो सब एक दूसरे क्या होंगे, नीचे मैंने बना रखा बिल्कुल सेम। ठीक है भैया, क्लियर है ये चीजें। और यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट ये बताता है कि भैया जब आपकी फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी तो उस वक्त स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअल में थ्योरेटिकली कितना रहेगा। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब भी होता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता निकलता कब है, जब थ्रेशोल्ड से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी। हम तो 0 फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, समझ गया, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर नीचे वही बता रखा है कि भैया यहाँ पर जो है आपका ठीक है, तो लिखा द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एट 0 फ्रीक्वेंसी। वाई इंटरसेप्ट क्या बता रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कब, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो भैया 0। अगला कह रहा है भैया, अब आ रहे भैया कुछ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एनर्जी कितनी है 66.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो भैया आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इक्वल्स टू में एच न्यू, आपको न्यू निकालना है ना, न्यू क्या होगा E अपॉन में E की वैल्यू क्या 66.3, मेगा बोला तो 10 की पावर 6, इलेक्ट्रोवोल्ट बोलते 1.6 इंटू 10⁻90 जूल, अपॉन में एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻30। सॉल्व कर लीजिए, आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, कर लोगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ दे रखी है, क्या निकल आएगी सी अपॉन में लैम्डा करके फ्रीक्वेंसी, आगे फ्रीक्वेंसी सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 होती है, वेवलेंथ आपको दे रखी है क्या है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और कह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली फ्लो है, ठीक है भैया, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखी है, आपको एनर्जी किसमें निकालनी है, ईवी में निकालनी है, किसमें निकालनी है, तो भैया एनर्जी क्या होता है एच न्यू होता है, लेकिन ईवी में निकालनी है तो भैया एक काम करो 1.6 इंटू 10⁻90 से क्या करो डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, अगर जूल में निकालनी है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे इसी चीज को, और ईवी में निकालनी है तो एनर्जी को डिवाइड कर दोगे, तो ये आगे आपका ईवी में आगे। क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है, एकदम तुच्छ क्वेश्चन है। कह रहा भैया मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसमें केवल एक कलर हो। ठीक है, एक कलर वाली लाइट को हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, और पावर दे रखी है इतना। अच्छा एक्चुअली में पावर आपको बताऊं तो वाट उसकी यूनिट क्या होती है वाट, और पावर की एक और यूनिट होती है जूल पर सेकंड। क्या होता है, तो पावर का एक्चुअल मीनिंग होता है कि एनर्जी फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड की कुल एनर्जी को हम क्या कहते हैं पावर कहते हैं, एक सेकंड की टोटल एनर्जी को हम क्या कहते हैं पावर कहते हैं। समझ गया, अब देखिए कह रहा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, फोटोन की एनर्जी कैसे निकलेगी एच न्यू, न्यू वहां से आ जाएगा, न्यू दे रखा है, एच की वैल्यू आपको पता ही है। दूसरा कह रहा भैया कि अगर एक सेकंड में इतनी एनर्जी निकल रही है, मतलब पावर इतनी है, पावर दे रखी है आपको, यानी एक सेकंड की एनर्जी दे रखी है, आपको पता है एक फोटोन की एनर्जी मैंने निकाल ली है, तो कह रहा है एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहा है एक्चुअल में, आपको पता है एक सेकंड में कुल इतनी एनर्जी निकली, ये कुल एनर्जी किससे मिलकर बनी होगी फोटोन से, तो कह रहा है इस कुल एनर्जी में कितने फोटोन है, तो एक फोटोन की एनर्जी मुझे पता है, मुझे एक सेकंड की कुल एनर्जी पता है, तो मैं नंबर ऑफ फोटोन निकाल लूंगा कैसे, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आपके घर में 50 किलो खाना है, एक बंदा 5 किलो खाता है, तो बताओ कितने बंदे, 10 कैसे निकला, 50 डिवाइड बाय 10, 5, 50 डिवाइड बाय 5 तो आ गया 10। ठीक है भैया, तो मैंने कहा इतनी इतना खाना है, एक बंदा कितना खा रहा है इतना, तो नंबर ऑफ बंदा क्या होगा डिवाइड कर दो, एक सेकंड में फोटोन की संख्या पूछी है ना, तो एक सेकंड की कुल एनर्जी पता है और एक फोटोन की एनर्जी पता है, तो एक सेकंड में हम फोटोन की संख्या निकाल लेंगे आराम से। अगले देखो कह रहा भैया मोनोक्रोमैटिक यानी सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, सुन लीजिए सेम क्वेश्चन है, वेवलेंथ कितनी रखी है, तो एनर्जी क्या होगी एच न्यू, न्यू की वैल्यू क्या होगी सी अपॉन में एच दे रखा है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 होती है, लैम्डा अपने को पता ही है दे रखा है, तो भैया हमने एक फोटोन की एनर्जी निकाल ली, हमें कितनी एनर्जी तक क्या रखा है 66 वॉट, 66 वॉट मतलब कि एक सेकंड की इतनी एनर्जी है, हमें पता है कितने देर में निकालना है, 2 मिनट में कितने फोटॉन्स निकलेंगे, तो भैया अपने को पता है एक सेकंड में इतनी एनर्जी निकल रही है, एक सेकंड की एनर्जी पता लगी, हमें 2 मिनट में बोल रहा है, तो 2 मिनट में एक सेकंड की इतनी एनर्जी है, तो 2 मिनट में कितनी एनर्जी निकलेगी टोटल एनर्जी इन 2 मिनट,
क्या हो गया, 1 सेकंड की एनर्जी क्या है 66 जूल पर सेकंड। हमें किसमें निकालनी है, 2 मिनट में, यानी 120 सेकंड में। तो हमने सॉल्व किया तो ये क्या हुआ, काटा पीटी कर दी, तो क्या हुआ 66 गुणे में 120 जूल एनर्जी निकली 2 मिनट में। अपने को पता है एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी है और 2 मिनट में इतनी एनर्जी निकली है, तो इसमें कितने फोटोन होंगे, तो इज दिस डिवाइड बाय ए। इतने, देखिए 2 सेकंड में इतनी, 2 मिनट में इतनी एनर्जी निकली है और एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी, तो कह रहा है इस 2 मिनट में जो एनर्जी निकली है उसमें कुल कितने फोटोन होंगे। तो हमें क्या है, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी। समझ गया भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अरे कौन है यार, सब बदल गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए फोटो सेंसिटिव सरफेस जिसका वर्क फंक्शन कितना रखा है, मतलब ये एनर्जी इस्तेमाल करेगा इलेक्ट्रॉन निकलने में, बाकी क्या करेगा, चलने में। कह रहा आपको क्या प्लैंक कांस्टेंट रखा है, जस्टिफाई फाई नॉट। आपको पता है फाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। आपको न्यू नॉट ही निकालना है, एफ नॉट मतलब न्यू नॉट ही है, तो न्यू नॉट क्या होगा, फाई नॉट अपॉन में, हो गया आंसर आ गया खत्म। कह रहा है एक छोटा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेटल सरफेस पे गिरता है, सरफेस वैन 0.v, अच्छा यूवी लाइट है वो, क्या है, यूवी लाइट, जिसकी वेवलेंथ रखी है आपको इतनी, तो एनर्जी क्या होगी, E इक्वल्स टू में एच सी अपॉन में लैम्डा, न्यू की जगह पे हम सी अपॉन में लैम्डा लिखते हैं, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, नैनोमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना और एनर्जी पता लग गई। ठीक है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल रखा कितना, ये रखा, एनर्जी निकाल ली हमने यहां से, स्टॉपिंग पोटेंशियल रखा आपको 0.54। पहला क्या निकालना है, एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, ये रही, निकला एनर्जी। फिर क्या निकालना है, काइनेटिक, तो आपको पता है मैक्सिमम काइनेटिक किसके बराबर होती है, ई वी नॉट के, वी नॉट कितना है, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻90। दूसरा कह रहा फाई नॉट निकालिए, क्या निकालिए, तो आपको पता है मैक्सिमम काइनेटिक जो होगी, आपको रिलेशन पता है, इक्वेशन क्या, आइंस्टीन इक्वेशन, एच न्यू एच फाई नॉट प्लस के, तो भैया फाई नॉट क्या होगा, एच न्यू माइनस के, तो एच न्यू तो अपने ने यहां से निकाल लिया और के कहां से निकाल लिया भैया, ये रहा निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दो तो आपका ये आंसर आ जाएगा, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ रखी है, एनर्जी क्या आएगी सी अपॉन में एच सी अपॉन में लैम्डा, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन कितना रखा है, इसको ईवी में निकालना तो 1.6 से डिवाइड कर दो तो ईवी में आएगा -90। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एनर्जी इन ईवी, तो एनर्जी को आप क्या करो, इससे डिवाइड कर दो तो ईवी में आ गया। दूसरा कह रहा है काइनेटिक निकालना है, तो आपको क्या रखा है, फाई नॉट दे रखा है, बोलो हाँ, टोटल एनर्जी तो रखी है, दोनों को माइनस कर दो क्या आएगी, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो आपको पता भी है काइनेटिक किसके बराबर होती है, ईवी नॉट के, तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, के अपॉन में ही, आ गया। सारे क्वेश्चन इतने टुच्चे है ना, पूछो मत, सारे एनसीईआरटी का पीवाई क्यू। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको दे रखा है सोडियम का फिगर, ठीक है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ, कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, थ्रेशोल्ड तो ये रही 4.5 गुणे 10 की पावर